नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। आमने सामने में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसके जीवन में सबसे प्रमुख अगर कुछ है तो वो है कमिटमेंट। संगठन हो या सरकार हो, जो वो कहते हैं वो करते हैं। जी हाँ, आप समझ चुके हैं कि अगर सरकार में वो व्यक्ति है तो वो हैं नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन मंत्रालय जिनके पास है। नितिन जी, आपका समय में स्वागत है। नमस्कार। आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो कहते हैं वो कर देते हैं, और इस सरकार का सबसे ज़्यादा अगर जोर किसी पर है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपका मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिस पर सबकी निगाहें। 2.5 साल होने जा रहे हैं सरकार को, क्या कुछ दे पा रहे हैं देश को? देखिए, काम तो बहुत कुछ करना है और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि लोगों की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा है। जी, हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। इसका कारण हमने राष्ट्रीय महामार्ग पर, वैसे देश में 52 लाख किलोमीटर रोड लेंथ है, उसमें से राष्ट्रीय महामार्ग केवल 96,000 किलोमीटर थे। जी, अभी पहली बार हमने निर्णय किया कि इसको 2 लाख किलोमीटर करेंगे, तो देश का 80% ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे आएगा। और जो रोड थे जहाँ 30-30 हज़ार PCOs के ऊपर भी ट्रैफिक होता तो भी 2 लेन थे, अब उसको हम लोग 10,000 के ऊपर का ट्रैफिक होता है तो 4 लेन में कर रहे हैं और सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि जब हमारी सरकार आई तो रोड कंस्ट्रक्शन 2 किलोमीटर पर डे पे आया था, आज हम लोग 22 किलोमीटर पर डे के ऊपर है। और हम कोशिश करेंगे कि मार्च एंड तक हम 42 किलोमीटर पर डे तक जाएंगे। ये कठिन है, पर मैं कोशिश करूँगी, मैं अकेला तो नहीं करता, हमारे क्योंकि यूपीए ने काफ़ी कोशिश की थी, वो 17 किलोमीटर से ज़्यादा पहुंच नहीं पाए। आप जो कह रहे हैं, क्या माने कि आप वहां तक पहुंच जाएंगे? देखिए, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे हमारे सिस्टम में कमी है। हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी से टाइम बाउंड निर्णय करना, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी और लैंड एक्विजिशन समय पे होगा, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगा, तो बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है। और इन सब बातों को करने के लिए लगातार हमको एक सकारात्मक सोच में फॉलोअप करना पड़ता है। और अभी आजकल बैंकों में भी बीच में अड़चन थी, पर बैंकों में भी पैसे देने लगी है। हमने उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए। मैं जब मंत्री था, अपने शुरुआत में मैंने चार्ज लिया तो कम से कम 403 प्रोजेक्ट, 3,85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लगभग बनते हैं, पर आज लगभग हमने इसमें से 95% प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग और इसमें गति दे पाएंगे। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी कहते थे, उसको मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए हैं, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए देश का विकास होना है तो अच्छे रास्ते चाहिए। और मुझे थोड़ा सा पूर्वानुभव महाराष्ट्र में था, एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे वर्ली बांद्रा सीलिंग 55 फ्लाईओवर, तो मुझे थोड़ी बहुत अनुभव के कारण भी मैं इसमें काम करने में आसानी भी है। और एक बात जो आपने पूछी, जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे बचपन से जो माता और पिता के जो संस्कार मिले, तो माँ मुझे, मैं झूठ बोलता था तो ये मेरी बहुत पिटाई की एक बार, और मुझे कहा कभी झूठ नहीं बोलना। और तब से मेरे को अजय आदत लगी है कि मैं राजनीति में भी झूठ नहीं बोलता हूँ। एक आधी बात अगर गलत भी हुई होगी तो स्वीकार करता हूँ और कहता हूँ ठीक है ऐसा है। तो ये एक फ़ायदा हुआ है कि अब मैं झूठ आश्वासन नहीं देता और झूठ नहीं बोलता। लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। तब जब आपने कहा था कि अच्छे दिन वाकई हमारे लिए गले की एक फांस बन के रह गया है। देखिए, ये सच्चाई ऐसी है कि मेरे लिए जो अच्छे दिन है वो आपके लिए नहीं है। और मेरा जो कहने का उद्देश्य ये था कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। अभी रोड में जैसे 2 से 22 किलोमीटर आए, बहुत सी बातें अच्छी की है, कुछ हम अभी तक कर भी नहीं पाए। पर आदमी व्यक्ति होता, समाधान ही नहीं होता। जैसे आज जो केवल रिपोर्टर होगा वो चाहता है चीफ रिपोर्टर बने, चीफ रिपोर्टर होगा वो संपादक चाहता है, जिसके पास साइकिल है उसको अच्छे दिन कब आएंगे तो स्कूटर आएगी लगता है, स्कूटर जिसके पास है उसको कार चाहिए, कार है उसको मर्सिडीज चाहिए, अच्छा जिसके घर में 4 मर्सिडीज है उसको हवाई जहाज लेना है। तो क्या होता है कि समाधान मानने पर होता है। और इसलिए मैंने ये कहा कि अच्छे दिन जो होते हैं, जिसके पास घर नहीं है वो अच्छे दिन में खुश है, और जिसके पास 4 मकान है वो दुखी है। तो अच्छाई जो होती है वो मानने पर होती है। लेकिन दूसरा कोई नहीं माना, आपने ये स्वीकार करने की कोशिश की कि भाई कम से कम चुनाव है तो उसमें इस तरह के जुमले चलते हैं। अब जनता उसको वाकई ये मान बैठी है कि अच्छे दिन आएंगे
और आप लोग ये कहते रहे कि अच्छे दिन आ गए हैं, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है और कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी जो नहीं समझा देखिए, पाए? एक बात तो मैं आपको सच बताऊंगा। पहली बात तो ऐसी है कि देश में पावर सरप्लस है, कोल सरप्लस है। जो फूड इन्फ्लेशन का रेट है जो 18% तक गया था वो 4-4.5% पे आया हुआ है। जी। ये भी सच है कि आज गैस 5 करोड़ गरीब लोगों को हम गैस दे रहे हैं। ये भी सच है कि 3 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा योजना में लोन दिया हुआ है। ये भी सच है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो 3.5 करोड़ लोगों के अकाउंट्स थे वो अब 23 करोड़ लोगों ने खाते खोले हैं। तो मुझे लगता है कि परिणाम मिल रहे। प्रधान फसल बीमा योजना वर्ल्ड की सबसे अच्छी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एग्रीकल्चर में आई है। सिंचाई के लिए पहली बार हमारी सरकार ने 85,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। ई रिक्शा पहली बार हमारी सरकार ने 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते, उनका शोषण हो रहा था। पहली बार मैकेनाइज्ड ड्रिवन रिक्शा को हमने मान्यता दी और उसको मोटर व्हीकल एक्ट से निकाल दिया है। तो हमने काम बहुत अच्छे भी किए हैं, पर सबका समाधान 100% होगा और सब काम हमने कर दिया, कुछ करने के बाकी नहीं, ऐसा भी नहीं। लेकिन ये भी सच है कि किसान आज भी उतनी ही आत्महत्या कर रहे हैं। ये भी सच है कि सड़कों पर उतनी ही महंगाई बनी हुई है। ये भी सच है कि बलात्कार उतने ही हो रहे हैं। ये भी सच है कि लॉ एंड ऑर्डर की वही स्थिति बनी हुई है। आपकी बात जो है ना उसमें एक सच्चाई है, और मैंने इस बात को स्वीकार करने से कुछ लोगों ने मुझे अच्छा भी कहा, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर टीका टिप्पणी। जनता लेकिन तारीफ कर रही है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। जी। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। और इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि हमने बहुत से अच्छे काम किए। इतना ही कहूँगा कि यूपीए सरकार ने जो 10 साल में कुछ काम नहीं किए वो हमने 2.5 साल में करके दिखाया। आप देखिए, आज पहली बार हमारे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, हमने लगभग सबके साथ अच्छे संबंध बनाए। पहली बार दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ी। अमेरिका जैसी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब देशों में जब प्रधानमंत्री गए, देश के प्रतिनिधि के रूप में गए, उनका स्वागत हुआ। हमारा आन बान शान बढ़ी, प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ा। सच्चाई ये है कि बहुत सी बातें हुई हैं, पर अगर ये कहना है कि हमने 100% सब कुछ किया, अब कुछ करना बाकी नहीं, सब सुख और आनंद का चल रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है और ऐसी स्थिति कभी आ भी नहीं सकती। मैं कितने भी अच्छे रोड बनाऊं तो भी मैं रोड के एक्सीडेंट नहीं रोक सकता, पर मेरा टारगेट क्या है कि मैं कम से कम 1.5 लाख लोग मरे, 50% कम तो करूं। जो मैन मेड मिस्टेक्स है, जो रोड इंजीनियरिंग में गलतियाँ है, जो ऑटोमोबाइल में गलतियाँ है, जो ड्राइविंग में गलतियाँ है, उसको तो सुधारने की कोशिश करूँ। और मेरे सब प्रयासों के बाद में अगर कोई ड्राइवर गलती से एक्सीडेंट होता है तो उसका नसीब है, पर मेरे रोड के कारण एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये भी करना कठिन है, क्योंकि मैं 2 लाख किलोमीटर रोड बनाने के लिए मुझे समय लगेगा। अभी मुझे बताइए कि अगर 42 किलोमीटर पर डे भी अगर बनाऊँ मैं, तो मैं कितने हुआ 12,000, 12,500, 15,000 रोड बना पाऊँ किलोमीटर के। 2 लाख किलोमीटर करना है, यानी इस स्पीड से भी मैं काम करूँ तो भी मुझे कम से कम 7-8-10 साल लगते हैं। एक्सप्रेस हाईवे बनाना है, अभी दिल्ली का ट्रैफिक जाम होता है, पोल्यूशन होता है। एक रोड में बना रहा हूँ, एक्सटर्ली और वेस्टर्ली बाईपास, इसकी कीमत ये, और एक 8 लेन का रोड मुकरदमा चौक का वो भी बना रहा हूँ, अब इसकी कीमत 15,000 करोड़ है और मुझे 2.5 साल का टाइम था। प्रधानमंत्री ने कहा ये क्यों नहीं हो सकता, इतना दिल्ली में तकलीफ हो रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सब जो एक दूसरे राज्य में तो दिल्ली के बीच में से जाते, क्या बाहर के बाहर नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट में था, भूरेलाल जी की कमेटी बनी और सब चाहता, इससे 50% दिल्ली का ट्रैफिक जाम और 50% पोल्यूशन कम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा आप 400 दिन में बनाओ। मैंने कहा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा आप 2.5 साल के हिसाब से सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि 15 साल का समय हमारे पास है, सब कुछ हम कर लेंगे। देखिए, हम सब कुछ करेंगे तो उसके बाद नए और काम आएंगे। अब ये दिल्ली का रिंग रोड मैं 400 दिन में पूरा करूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पर ये करने से 50% पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा, तब तक 5 साल में और गाड़ियाँ लोग खरीदी करेंगे। अब एक घर में पहले एक गाड़ी नहीं रहती थी। मैं जब और डीवन ने और बढ़ा दी, जब बहुत इसमें एकदम जनता पार्टी का काम कर रहा था, तो हमने एक व्यक्ति को शहर का अध्यक्ष बनाया। आपको मालूम है उसका कारण क्या था? तो उसके घर में एम्बेसडर थी। तो हमको ये लगता था कि ये एम्बेसडर गाड़ी, अगर कोई हमारा नेता आएगा तो स्टेशन पर ले जाने के लिए और छोड़ने के लिए और पहुंचाने के लिए गाड़ी वाला हमारे साथ रहेगा। आज देखो तो एक घर में 4 गाड़ियां हैं, यानी घर में लोग 4 और गाड़ी है 6। अब ये परिस्थिति अब बदल गया। गाड़ी आई तो पार्किंग के प्रॉब्लम है। मुझे लगता है देखो,
समस्याएं कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं। एक समस्या जहां समाधान होता है उसमें दूसरी समस्या का निर्माण होता है। एक अपेक्षा जहां पूरी होती है वहां दूसरी अपेक्षा की शुरुआत होती है। तो ये जीवन का यावच्चंद्र दिवाकरो ऐसा नियम है, ये चलता ही रहेगा। पर एक महत्वपूर्ण है, जो पिछले 10 साल में हुआ उससे हमारे 10 साल में उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा अच्छा काम करना, जो हमारे इसके आने वाले सरकार ने उससे ज़्यादा काम करना, इससे धीरे धीरे परिस्थितियाँ जब बदलेगी तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप एक आदर्श देश बनाने की स्थिति में आएंगे। और जो आज अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, उनकी तुलना में हम अभी 15-20 साल पीछे हैं। अगर इसी गति से जाएंगे तो शायद मैं मानता हूँ कि हम लोग 10 साल पीछे हैं और जाएंगे तो 5 साल। कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि हम उनके बराबरी में रहेंगे। ये आपने बड़ी बात कही, गाड़ियों का भी आपने जिक्र किया। पेट्रोल और डीजल के वाहनों को लेकर न्यायालय सख्त है। क्या परिवहन मंत्रालय, क्या आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि वाहन खरीदना किसी भी व्यक्ति के लिए या सरकारों के लिए या संस्थान के लिए इतना आसान नहीं है, और सबसे ज़्यादा बोझ अगर उसके कारण आने वाला है तो वो सरकारों पर ही आने वाला है। देखिए, आपने मेरे दिल की बात कही है। मैं 10 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। हम 7 लाख करोड़ का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। मेरा एक सपना है, हमारे आरएसएस के सरसंघ चालक सुदर्शन जी, जिनके साथ मुझे रहने का मौका मिला, वो इंजीनियर थे, होशियार थे, विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, और वो अक्सर कहते थे कि इस देश का किसान देश के लिए बिजली भी तैयार कर सकता है, पेट्रोल डीजल का पर्याय भी दे सकता है, बायोडीजल, इथेनॉल, इसकी बात करते थे। आज मैं आपको बता दूं, मेरे विभाग ने इस आह्वान को स्वीकार किया है कि इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, और अभी नीति आयोग ने एक बड़ा कार्यक्रम किया है कि हमारे देश में कोल सरप्लस हुआ है, हम कोल गैसिफिकेशन से सिम गैस तैयार करेंगे और उससे मिथेनॉल बनाएंगे और यूरिया बनाएंगे। और वो इसके कारण हमारा एक समय, मैं ये सपना देख रहा हूँ, बहुत कठिन काम है, मैं कोई इसकी गारंटी नहीं देता, पर जो प्रधानमंत्री की सोच है कि स्वच्छ भारत, यानी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदूषण मुक्त भारत, विकसनशील भारत, प्रदूषण मुक्त भारत, वायु प्रदूषण से भी मुक्त और जल प्रदूषण से मुक्त। और ये स्वच्छता अभियान की कल्पना ही ये है, ही है, स्वच्छ भारत की कल्पना है कि ये प्रदूषण से मुक्त हो। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, जो मैं अपने जीवन का एक भारतीय के रूप में, मंत्री के रूप में नहीं, मैं अपना सपना मानता हूँ कि हम सबको मिलकर पूरा करना है। ये मेरी अकेले की ताकत नहीं है, वो सपना यही है कि 2020 के पहले हम पेट्रोलियम में 0 इंपोर्ट पर आए, हमारा देश इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक पर चले और मिथेनॉल पर चले। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने इथेनॉल की बसें शुरू की 100%। नागपुर में हमारे 50 बसें शुरू हो रही है। नहीं, कई मुख्यमंत्रियों ने भी अपने वाहन बायोडीजल पे शुरू किए थे, लेकिन वो खड़े हुए, अब चल नहीं रहे, बंद है। नहीं सर, अभी देखिए, आज बायोडीजल में ऐसा है, हमको नीतियों में दखल देनी पड़ेगी। हमारी कॉमर्स मिनिस्टर को मैंने प्रार्थना की कि मलेशिया में जो पाम ऑयल का जो रेसिड्यू है उसको इंपोर्ट करने की अनुमति दो। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा, उनको डर लगता है कि ये तेल में मिश्रित होगा, खाद्य तेल में। मैंने कहा उसको कलर कर दो और वो आएगा तो हमारे देश में जो फ्राई ऑयल है, जैसे हमारे देश में एक बार जो फ्राई करते हैं ना, तो उसी में बार बार तेल डालते हैं। वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, वो एक बार करके ऑयल निकाल देते हैं, उससे डीजल बन सकता है। हमारे वनवासी बंधु में रतनजोत, मोह, साल, करंज, इससे बायोडीजल बन सकता है। अभी आपको तो मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है। अभी कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और म्यूनिसिपल वेस्ट सेग्रीगेट करके उससे बन सकता है। अभी इलेक्ट्रिक की 2 बसेस हमने लाई है। अभी जो आपका गंदा पानी है ना, जो टॉयलेट का, मैंने अपने खुद शहर में, पूरे नागपुर शहर का सीवेज वाटर 18 करोड़ रुपए में बेच दिया महाराष्ट्र सरकार को। और वो पानी से हम लोग अभी बायो सीएनजी निकाल रहे हैं और उसमें 50 बसेस चला रहे हैं। आपके मथुरा में 1-1.5 महीना पहले धर्मेंद्र प्रधान और उमा भारती और हमने यमुना का जाने वाला पूरा गंदा पानी 20 MLD का, उसको रिसाइकलिंग करके यमुना के इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को लेने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया PPP मोड में। पूरे गंगा में ऐसे 70 प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। एक काम और कर रहे हैं आप, वो कल्पना है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द धरातल पर उतरेगी या नहीं उतरेगी। समुद्र की लहरों से बिजली बनाने को लेकर भी कुछ काम चल रहा है। अगर वाकई ऐसा होता है तो भारत विश्व में 5वां देश होगा। देखो, हम कोशिश कर रहे हैं पर उसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है जी। अभी तो इजराइल की टेक्नोलॉजी आए, उनको मैंने बुलाया, वो भी, उनकी भी अब ट्रायल होने वाली है जी। और 2 चीज़ें मैं सोच रहा था। आपको मालूम है कि विंड मिल, आप जितने समुद्र के अंदर जाए तो हवा बहुत ज़ोरदार रहती है।
तो मेरे मन में आया कि हम समुद्र में ऐसे हाईवे बनाए कि एक लाइन के लाइन पूरी विंड मिल खड़ी करें और विंड मिल में समुद्र के अंदर नीचे में केबल डाल के पावर लेके आए पोर्ट के बाजू में। और दूसरी एक बात ऐसी है कि हम लोग ये जो समुद्र की लहरें आती है और जाती है जी, इसको हम लोग ये जो टाइडल पावर है इसको कैच करें। हम कोशिश करें पर अभी उसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि इकोनॉमिकली वायबल भी होना चाहिए, पर लगातार हम कर रहे हैं। और एक बात आई है जिसका प्रेजेंटेशन मुझे मालूम नहीं, हो सकता है नहीं हो सकता है। ये जो समुद्र का पानी है जी, इस पानी को हम लोग स्वीट वाटर में कन्वर्ट करें और जो सॉल्ट निकलेगा उससे हम लोग आगे चल के गैस बनाएं, गैस से यूरिया बनाएं, उससे डीजल भी बन सकता है। एक कंपनी ने प्रेजेंटेशन दिया और मैं कोशिश करूँ, मैंने कहा आप डालो, मैं आपको अनुमति देता हूँ। देखो, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च भविष्य है। रिसर्च में कुछ भी हो सकता है और इसलिए हमारे देश के युवा होशियार हैं। बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हमारे लोग अच्छा नाम कमाएं। अगर हम रिसर्च में जाएंगे तो एक दिन रिसर्च के भरोसे हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आगे जाएगा। वाकई, और निश्चित तौर पर अगर आपका नेतृत्व रहा तो लगता है कि बहुत आगे रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नितिन गडकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कई मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं। नितिन साहब, देश की अस्मिता को लेकर चर्चा चल रही है और देश के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, लेकिन देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी भारतीय नेताओं की कही हुई बातें पाकिस्तान टीवी लगातार उनके लोगों को दिखा रहा है। जो आरोप पाकिस्तान में करने हमारे ऊपर करने चाहिए और कर रहे हैं, वो आरोप अगर हमारे देश में उस भाषा में बोलेंगे तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं होगा। ये देश हिंदू मुसलमानों का किसी का नहीं है, ये देश सभी भारतीयों का है। लेकिन कांग्रेस कोई कांग्रेस, बीजेपी और कोई आम आदमी पार्टी का नहीं, पूरे सबका है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले हैं और जिसमें हमारे शूर जवानों ने अपना बलिदान भी किया और लड़ाई बताई, उस पर संशय व्यक्त करना अच्छी बात नहीं है और मुझे लगता है मीडिया में ऐसी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष कहता है, खुद चिदम्बरम कहते हैं कि 2013 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। कांग्रेस कहती है कि ये होती रहती है, लेकिन कभी इस तरीके से इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं किया गया, माइलेज नहीं लिया गया जो बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए, हमने कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं लिया। रात को 12:30 बजे हुआ, सुबह 4:30 बजे तक चला और दोपहर को 12, 12:30 के बाद लोगों को बताया गया। और मुझे बताइए, मुझे इसमें कोई, हमने ये नहीं कहा कि ये श्रेय हमारा है, कोई बीजेपी ने नहीं लिया, कोई मोदी जी ने लिया, मोदी जी तो बात तक नहीं की कभी। मुझे लगता है कि उसके बाद में जो कोई कार्यक्रम है उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि डीजीएमओ को ये कहा गया कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, इसके पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, जो बातें है संवेदनशील है, गंभीर है, उसमें सरकारी प्रवक्ताओं ने सच्चाई की जानकारी जनता को देना ये आवश्यक है। और मुझे बताइए, अगर ये जानकारी नहीं देते तो आप ही लोग फिर बोलते कि हमको जानकारी देते नहीं, हमको मिलते नहीं, बताते नहीं, फिर आप आपके अंदाज से और कुछ दिखाते और कुछ बोलते हमको सरकार नहीं बता रहा इसलिए हमको बताना पड़ा। तो इतने सवाल जवाब हो रहे हैं, पाकिस्तान इनकार कर रहा है, विदेशी मीडिया को लेकर गया और उन्होंने कहा देखिए सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पर हुई नहीं, जिनका जिक्र किया जा रहा है ये वही जगह है। तो फिर क्यों ना उस वीडियोग्राफी को, जिसको कहा गया कि वीडियोग्राफी की गई, क्या ऐसी तस्वीरें, ऐसे चित्र सामने आने चाहिए जिससे देश के जवानों की शूरवीरता का पता चले कि हाँ, लगता है कि हमारे देश पर, हमारे जवानों पर संशय लेने वाली बात ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे मिलिट्री के अधिकारियों ने, ये कोई राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं ने कही हुई बात नहीं है। हमारे मिलिट्री के ऑफिशियल, हमारे लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, जनरल्स, वो जब बात कह रहे और बता रहे, उसके ऊपर इस प्रकार का अविश्वास दिखाना ये देश के लिए हितावह नहीं है। मुझे लगता है राजनीतिक नेताओं ने और पार्टियों ने इससे बचना चाहिए। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, अभी भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। आपको मालूम है, पाकिस्तान के पत्रकार जहाँ गए जी, वहाँ की जनता ने उनको क्या बताया, रात को क्या हुआ, कितने गोलियों का आवाज़ आता रहा था, क्या क्या हो रहा था, उन्होंने बताया। और हमारे लोग 2-2.5 किलोमीटर पैदल जाकर उन्होंने अटैक किया हुआ है।
ये भी हमने कहा है। देखिए मुझे लगता है एक तरफ तस्वीरें दिखा पाकिस्तान देनी की चाहिए। मिलिट्री एक बात कर रही थी और नहीं, ये प्रधानमंत्री ये विपक्ष का ये मुंह भी बंद कर देना चाहिए कि ये देखिए ये तस्वीरें हैं, जब हमने कह दिया कि किया है तो कर देना चाहिए, इसकी तस्वीरें होना चाहिए। देखो पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में तस्वीरें दिखाएगी तो बोलेंगे तस्वीरें झूठी दिखाएगी। देखो तुम सोए हुए आदमी को जगा सकते हो जिसने सोने का ढोंग किया है, और जिसको बोलना ही है उसको जगा नहीं सकते। बोलोगे तस्वीरें झूठी है तो क्या बताओगे फिर, अब क्या कहोगे आप? बोलेंगे जहाँ दिखा रहे वो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो दिल्ली के बाजू में कोई किले पर शूटिंग किया है, ये भी बोल देंगे। ऐसी आशंका है आपको, कैसा हो सकता है? देखिए मैं आपको ये विषय चर्चा का नहीं है। हमारे जवान देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारा देश के जवान हम सब के लिए लड़ रहे हैं। उनके कार्य पर, उनके कर्तृत्व पर, उनकी कही हुई बातों पर इस प्रकार से अविश्वास दिखाना ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं इन सब बातों के बारे में दुख व्यक्त करता हूँ और मुझे लगता है ऐसे विवाद के विषय नहीं बनाने चाहिए। इसमें हमने सबने मिलकर, सब पार्टियाँ, जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, हम भारतीय, हम इंडियन हैं, हमने इस बात को स्वीकारना चाहिए। ऐसी बातों की चर्चा करना अच्छा पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन को लेकर बैठक की, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ। क्या होना चाहिए? सिंधु जल को लेकर बार बार ये चर्चा आई कि सरकार इसमें भी कोई फैसला ले सकती है, क्या होना चाहिए? सरकार इस पर विचार कर सकती है? देखिए ये संवेदनशील मुद्दे हैं और संवेदनशील मुद्दों की चर्चा उचित प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। और मैं नहीं मानता कि मीडिया में बातचीत करते समय संवेदनशील मुद्दे जो है वो विवाद का विषय बने। हमारे प्रधानमंत्री संवेदनशील भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम विस्तारवादी नहीं हैं। हम देश की भूगोल को बढ़ाना नहीं चाहते जी। हम सबको साथ लेकर सब राज्यों का सम्मान। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या आह्वान किया? हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लड़ाई गरीबी से, भुखमरी से और बेरोजगार से लड़ना चाहते हैं। और पाकिस्तान की जनता भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगार से उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़े। क्यों हम युद्ध पर पैसा खर्चा करें? हम शांति चाहते हैं। पर एक बात भी सच है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही अहिंसा और शांतता प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितने भी भाषण दिए तो कोई सुनता नहीं है। विपक्ष परेशान है, लोग परेशान है कि यूपी और पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास चल रहा है कि भारत पाकिस्तान। इतनी हास्यास्पद बात है कि कोई विधानसभा के चुनाव के लिए लड़ाई करेगा, अपने सैनिकों को शहीद करने के लिए इस प्रकार के कोई नीतियाँ अपना सकता है? देखो ये सरासर गलत बात है। हम एक देशभक्त हैं और हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये हमारे संस्कार हैं। हम सत्ता पे रहे या न रहे फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी भी ने अपना जीवन एक संघ के प्रचारक के रूप में अपने राष्ट्र के लिए समर्पित किया। ना उनका परिवार, न बेटे न बच्चे। अब उनको पूरी तरह से ऐसे देशभक्त व्यक्ति और उसके भावना के बारे में ऐसी चर्चा करना ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कहा जा रहा है कि आप सरकार के विभाग के, सरकार के लोगों को प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हैं और उनको बहुत सारे ऐसे अधिकार जो सरकारों के पास होते हैं, जिनमें आईपीसी है, चालान है, मॉनिटरिंग है, प्रोसिक्यूशन है, वो सारे प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार कम करने की इस दिशा में भ्रष्टाचार बढ़ सकता है? क्योंकि सरकार के लोगों को रोकने के लिए ईओडब्ल्यू है, लोकायुक्त है, प्राइवेट लोगों को कैसे रोकेंगे? पहली बात, किसी प्राइवेट को अपना अधिकार नहीं दिया। ये सरासर गलत प्रचार है। हम कंप्यूटराइज सिस्टम को कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए रोड पर कैमरे लगे हुए हैं, नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, जो ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट करेगा उसके घर में 24 घंटे के अंदर चालान आ जाएगा जी। तो ये कोई नहीं, कैमरा पे किया है हमने, वो कैमरा सरकार का है। अभी दिल्ली में दिल्ली के पुलिस विभाग उसको करेगा, कोई झूठ नहीं बोल सकता। चौक पे लगे हुए कैमरे, तो कैमरे में हमने किसी प्राइवेट को अधिकार नहीं दिए। सरकारी सिस्टम को, यंत्रणा को हमने मॉडर्नाइज किया है, कुछ जगह मैकेनाइज किया है और कुछ जगह कंप्यूटराइज किया है और लगातार इसको सैटेलाइट से भी जोड़ा है। तो मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी का इनने बदल किया है। हमने कोई प्राइवेट सेक्टर को ऐसा कोई काम नहीं दिया। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि करीब 2 लाख करोड़ के आसपास के काम है जो पंजाब और उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। क्या माने कि वाकई उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली है? आप गलत बोल रहे हैं। हमारी सरकार के 5 साल पूरे होंगे तब मैं आपको लिस्ट दूंगा। 2 लाख करोड़ के काम केवल उत्तर प्रदेश में कुछ पूरे होंगे और कुछ शुरू रहेंगे। 2 लाख करोड़। तो क्या उत्तर प्रदेश की पंजाब की तस्वीर बात बदलने बता रहा वाली हूँ, पंजाब की। जी। पंजाब में तो बादल साहब, और आप कभी जाकर बात करिए सुखबीर बादल जी और सरकार से,
जो मांगा वो दिया, दुगना दिया जी। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पूछता हूँ बताओ क्या चाहिए, मैं आपके लिए बता। ये देश हमारा है, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं। कांग्रेस का एमपी बोले, बीजेपी का एमपी बोले, समाजवादी पार्टी का बोले, जो भी मुझे बताया। अखिलेश जी ने कहा वो उनका इटावा का रोड बना, मतलब बिल्कुल कराओ। राज्यों के मुख्यमंत्री आपसे बड़े खुश हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो राज्य अपनी सड़क नहीं बना पा रहे अपने राज्यों की, नेशनल हाईवे के अलावा आप उन राज्यों की कुछ सड़कें भी अपने पास ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहा हूँ, जितना कहेंगे उतना लेने के लिए तैयार हूँ। इसका कारण ये है कि ये भाजपा और कांग्रेस का विकास के काम में हम राजनीति नहीं करेंगे। चुनाव आएगा तब राजनीति करेंगे। जब रोड बनाना, ये लोगों को राहत मिलती है। हमारा देश आगे जाना चाहिए, हमारे देश में अच्छे रोड बनने चाहिए, हमारे देश में सब लोगों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, हमारे देश में उद्योग होने चाहिए, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, हमारे देश के बेरोजगारों को हाथों को काम मिलना चाहिए। ये कोई मतभेद के विषय हो सकते हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये सब होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। जो भी काम हम कर सकते हैं किसी भी राज्य के लिए, किसी भी गांव के लिए, वो काम हम बिल्कुल ताकत के साथ दिल खोल कर करेंगे। इसमें राजनीति कभी नहीं करेंगे। नितिन जी, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने जो टारगेट रखा है 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से कि 42 किलोमीटर के हिसाब से कि रोड्स बनाए जाएं, हाईवे बनाए जाएं, हम इंतज़ार करेंगे, हम देखेंगे। और अगली मुलाकात हमारी उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में भी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूँ।